प्रोग्राम मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले अमेरिका के अंदर भी ईरान जंग पर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ईरान के खिलाफ जंग गैर कानूनी और झूठ पर मबनी करार। अरकान कांग्रेस के मुताबिक जंग का जवाब बार बार बदला गया और कोई वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। दूसरी जानिब इस्राईली वज़ीर दिफा की धमकी, आयतुल्लाह खामनाई के बाद आने वाले हर जानशीन को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी तरफ यूरोप में भी अमेरिका को मज़ाहमत का सामना। स्पेन ने ईरान के खिलाफ फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की धमकी दे दी। स्पेन की नायब वजीर आजम का दो टोक जवाब, अमेरिका की जागीर नहीं बनेंगे। आलमी तवानाई मंडी में भी हलचल। आबनाए हर्मज में तेल बरदार जहाजों की आमदोरफ्त 90% कम। सप्लाई बहरान के खदशात बढ़ गए। ईरान ने गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। बड़ी शिपिंग कंपनी मार्स्क ने खलीजी ममालिक के लिए कार्गो बुकिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी। खलीजी बंदरगाहों तक सामान की तरसील में ताखीर का खदशा। उधर पाकिस्तान में माशी दबाव बढ़ने लगा। IMF ने हुकूमत से हंगामी माशी प्लान तलब कर लिया। टैक्स हदफ हासिल करना मुश्किल करार। तवानाई, तिजारत और खजाना डिवीजन को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत नहीं, 28 दिन का जखीरा मौजूद है। सऊदी अरब ने मुतबादिल रूट से पाकिस्तान को तेल फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। इन तमाम मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आमिर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम अगैन जो हो रहा है और 5वां रोज़ जिस तरह से जंग का इस वक्त जारी है और शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं, रद्द अमल में भी आ रही है और फैलाव भी इसका बढ़ता जा रहा है। सूरत हाल को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? सूरत हाल ऐसी है कि जंग क्लियरली जो है तवालत पकड़ रही है और ये देखना है कि ये हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कौन ब्लिंक पहले करेगा। और ईरान के लिए टाइम वो समझते हैं इज़ ऑन देयर साइड कि अगर वो सरवाइव भी कर गए तो वो जीत जाएंगे। उनके लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। इस वक्त ईरान के चैलेंजेस ये हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा उनका चैलेंज ये है कि उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को बंद करना है और तमाम रसद जो गैस और तेल की है वो 20% दुनिया की आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रती है, उसको रोकना है। उसके रोक पाते हैं वो अगर, तो उसके लिए पूरी दुनिया के लिए एक क्राइसिस है, क्योंकि ना सिर्फ के जो खलीज के ममालिक हैं, पहले ही कतर ने वो जो फोर्स मेजोर अपनी कतर का वो उन्होंने टोटल सप्लाईज बंद कर दी हैं। सऊदी अरेबिया ने भी, क्योंकि प्लांट उनकी स्टोरेज मुकम्मल हो गई है और जहाज़ क्योंकि टैंकर वहाँ से फिल नहीं कर पा रहे और टैंकर वहाँ पे फंसे हुए हैं और वो खलीज के ममालिक के लिए भी मसला है। पूरे ईस्ट एशिया के लिए जो 80% इसकी गैस और ख़ास तौर पे जो है वो ईस्ट एशिया जाती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी जाती हैं। और यूरोप के लिए भी मसला है, ख़ास तौर पे कतर की गैस का, क्योंकि यूरोप जो है उनके लिए LNG बड़ी इम्पॉर्टेंट है। खलीज के लिए भी दूसरा, पेट्रोल जब महंगा होता है तो उसके पूरी दुनिया के लिए एक इकनॉमिक इशू है, समेत अमेरिका के, चीन, सब के लिए, हमारे लिए, यूरोप के लिए, सब के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि अगर ये ऑयल का मसला बढ़ता है तो ये उसको रोकना। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो जो है सस्ती जो है इंश्योरेंस की ऑफ़र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी नेवी खुलवाएगी। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है, वो करवा पाते हैं नहीं करवा पाते हैं। याद रहे कि उनको, ईरान को अभी तक जो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, धमकी से ही काम चल गया है, क्योंकि लॉयड जो सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है बरतानिया की, उसने पहले ही इंश्योरेंस करने से इनकार कर दिया। अब सस्ती इंश्योरेंस जो अमेरिका ऑफ़र कर रहा है, मगर क्या कंपनीज जो है उसके बावजूद चांस लेंगी कि वहाँ से अपने जो है टैंकर को गुजारें, और क्या अमेरिका ये करवा पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है। दूसरा, फोर्स करने के लिए जो ईरान को अपनी टर्म्स जो है वो खलीज के ममालिक के ऊपर जो उनकी बेसिस हैं उसके ऊपर वो हमले उनके जारी हैं, और उससे ज़्यादा वो हमले उन्होंने इसराइल के ऊपर अपने है कि पिछली दफ़ा जो है जून के अंदर जो हुई थी लड़ाई, उसके अंदर कोई 8वें रोज़ जाके उनकी जो इंसेप्टर्स जो होते हैं, जो पैट्रियट इंसेप्टर्स या वेरियस इंसेप्टर्स हैं, वो 7वें 8वें दिन ख़त्म होना शुरू हुए थे। यहाँ 48 घंटे के अंदर जो है ना रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है कि ना सिर्फ के इसराइल के अंदर, इसराइल के, अमेरिका के और बाकी खलीज के अंदर भी जो उनकी बेसिस हैं उनकी डिप्लीशन बड़ी फास्ट हो गई है।
तो वो वहाँ पे अटैक करके, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसराइल के ऊपर जब ये बहुत ज़्यादा धमकी हो गई थी तो अमेरिका ने जो है सुलह की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी बेस्ट बेट है। अमेरिका के लिए जो अहदाफ ज़्यादा मुश्किल हैं, उनके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल रजीम चेंज तो नहीं हो पाई, अभी वो इस उम्मीद पे लगे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो कुर्दों को मगरिब के अंदर, नॉर्थ मगरिब के अंदर एक्टिवेट करके किया जाएगा। अभी वो देखना होगा ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले भी प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं लोग सड़कों पर आएँ, बल्कि उल्टा जो है आयतुल्लाह खamenei के शहादत के बाद जो है एक दूसरी तरफ जो है ये एक लहर चल रही है और ईरानियों का गुस्सा है। दूसरा, ईरानियंस के लिए चॉइस ये है कि उन्होंने देखा है कि जो मुल्क सरनगू हो गए, सीरिया, लिबिया, इराक का जो हाल देखा है, तो वो भी उस तरीके से सरेंडर ऑप्शन नहीं है उनके लिए। सो ये एक है। दूसरा, अमेरिका जो है फिर बैलिस्टिक और जौहरी कंप्लीट तौर पे वो ओब्लिटरेट करना चाह रहे हैं। वो पिछली दफ़ा भी न्यूक्लियर ओब्लिटरेट नहीं हुआ था, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्या वो कर पाएंगे? उसके लिए वॉर ऑफ एट्रिशन की तरफ वो जा रहे हैं कि B-2 जो कि एक स्टेल्थ उनका एक बॉम्बर है और बड़ी हाइट पे चलता है और वो उसको जो है बड़ा उसकी 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 बड़ी धाक है वो, और B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो स्टैंड ऑफ। तो अमेरिका भी कह रहे हैं कि हम जो है अब जहाज़ों को इस्तेमाल करेंगे। पहले वो स्टैंड ऑफ स्ट्रैटेजी थी कि वो चाइनीज़ एयर स्पेस से बाहर रह के, जिस तरह हमारे इंडिया के साथ स्टैंड ऑफ लड़ाई हुई थी, वो स्टैंड ऑफ था। अब वो स्टैंड ऑन वो अमरीकी ईरान के अंदर जाके जहाज़ों के ज़रिए भी वो करने का कह रहे हैं। अब देखना है कि ईरान की कितनी सख्त रह गई है, अपनी एयर डिफेंस कितनी ताकतवर रह गई है, उसको रोकना या उसका कितना असर ले सकते हैं। B-52 जो है उसके वो बड़े जहाज़ है और बड़ा हैवी पेलोड फेंकते हैं, तो तेहरान के ऊपर और बाकी शहरों के ऊपर ऑलरेडी बमबारी हो गई है। सो ये अब वॉर ऑफ नर्व्स की तरफ जा रही है। अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अंदरूनी है, जैसा आपने बताइए में जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आना शुरू हो गया है। और अमेरिका का एक निज़ाम ऐसा है कि अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको खातर में नहीं लाए, मगर वहाँ पे हर चीज़ की जो है, ये 3 जहाज़ जो गिरे, हर जहाज़ की एक अलग कांग्रेशनल हेयरिंग होगी। फिर जो उनका कतर के अंदर 1.2 बिलियन का जो अर्ली वार्निंग रेडार था वो 1.1 बिलियन डॉलर का था और वो बताया जाता है कि ऑर्डनरी ड्रोन्स के साथ ईरान ने उसको तबाह कर दिया। फिर जो थर्ड का एक रेडार UAE में था वो भी जो है बहुत महंगा था। ये 2-2.5 बिलियन की बड़े एसेट्स हैं, इसका भी हिसाब देना होगा। और अगर ईरान कोई बड़ा जहाज़ या बड़ा कोई शिप गिरा लेता है तो उससे बहुत बड़ा मसला पड़ेगा। या बॉडी बैग्स अगर बढ़ गए, अभी तक तो अमेरिका ने कहा है कि 6 बॉडी बैग्स और 3 जहाज माने हैं, 6 में से 4 की उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली हैं। मगर अगर ये तसलसल बढ़ा और बॉडी बैग्स और ये आबनाए हुरमस सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर वो रुकती है तो पूरी दुनिया का पहिया, इक्तिसादी पहिया रुकता है और चारों तरफ से ये प्रेशर आएगा कि इसको ख़त्म किया जाएगा। देखना ये है कि ये मुकम्मल किसी एक तरफ से सरेंडर होगा, पीछे हटेगी, या ये एक जुज़वी हल की तरफ जाएगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, गारंटर्स कौन होंगे, आप गेस्ट को चूज करवाएं। जी, हमारे साथ मौजूद है साबिक फाकी वजीर खजाना असद उमर साहब और हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुमा वकाई साहिबा ने। दोनों को वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों का हमारे लिए वक्त निकालने का। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से असद से पूछना चाहूँगा। असद, ये अपना ज़रा अभी जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है इस वक्त तवालत तो पकड़ गया है, वो जो पहले ख्याल था कि 4 दिन में रजीम चेंज हुई, वो तो अमरीकन पूरा नहीं गोल हुआ। अब ये किधर जंग होती नज़र आ रही है, दुनिया किस तरफ जा रही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर किसी से जो भी खित्ते को समझता है, जो भी ईरान को जानता है, उनसे अगर बात कर ली होती तो उनको समझ में आ जाता कि ये मुमकिन नहीं है। देखिए, ये कोई शख्सी हुकूमत नहीं है, ये सद्दाम हुसैन नहीं है कि आपने सद्दाम हुसैन गिराया है तो पूरे का पूरा जो है वो ढांचा बैठ गया। ये एक नजरियाती मुल्क है और उस पर हुक्मरानी पिछले कई दहाइयों से जो हो रही है वो एक पूरे नजरियाती निज़ाम की है, वो एक किसी शख्स की नहीं है।
इसलिए आप नुकसान बिल्कुल उन्होंने पहुंचाया है, और जाहिर है आयतुल्लाह को, स्पिरिचुअल लीडर को उन्होंने शहीद किया, वो बहुत बड़ी उनकी तरफ से हिट है। लेकिन उनके ख्याल में अगर आयतुल्लाह अली खामेनेई के ना रहने से ईरान एकदम से यकसर बदल जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं होने वाला, और ना ये हो सकता था। अब तो सवाल जो है वो दो चीजों का आपको देखना पड़ेगा। एक तो जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ईरान के ऊपर जाहिर है बेतहाशा हैवी बम्बार्डमेंट हो रही है, अब तो शहरी इलाके जो हैं वो मजीद बढ़ रहे हैं, उनकी रेंज जो उसके डायरेक्ट उस अटैक जिनके ऊपर हो रहे हैं। तो एक तरफ तो ईरान के नुकसान आते हैं कि वो कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है, और दूसरी तरफ अमेरिका है। एक हुकूमत है, एक डोनाल्ड ट्रंप की मैगा मूवमेंट, पूरी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पूरी सियासत इस बुनियाद पे खड़ी हुई कि ये जो लिबरल एलिट्स हैं ये बाहर ममालिक में जाते हैं, वो हजारों मील दूर मशरिक़ वुस्ता में जाके जंगें लड़ते हैं, पैसा जो है वो अमेरिका के अवाम के ऊपर खर्च होने के बजाय उन जंगों के ऊपर खर्च किया जाता है, और इसीलिए अमेरिका के अवाम की माशी हालात खराब हो गए हैं, उनका मुस्तकबिल उनको तारीक नजर आता है। तो यह जिस तरीके से चलता रहेगा, आप देखिएगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, अभी ऑलरेडी ये पहली जंग है अमेरिका की कम से कम पिछली एक सदी के अंदर, कि जिस दिन शुरू हुई थी उससे पहले अक्सरियत अमेरिका की आबादी इस जंग के खिलाफ थी। तकरीबन 3/4 आबादी इस जंग के खिलाफ थी, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। तो जंग जैसे जैसे आगे चलती जाएगी उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर अपोजिशन बढ़ती चली जाएगी। तो अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को सबसे बड़ा जो मज़ामत मिलेगी वो सिर्फ ईरान की अस्करी मज़ामत नहीं है, वो उनकी अपनी सियासी मज़ामत नजर आएगी। तो किसी न किसी वक्त पे आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब मौका ढूंढ रहे हैं कि कब वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और वो ये कहें कि हमने दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी फतेह हासिल की है, और एग्जिट रैम्प ढूंढें और वहां से निकलें। जी डॉक्टर साहबा, ये मैं आप पे यही सवाल कर देता हूं कि इस वॉर ऑफ नर्व्स में हु विल ब्लिंक फर्स्ट। असद तो आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए तवालत जो है ज़्यादा अर्सा बर्दाश्त करना नहीं है। क्या ईरान जो है ये वॉर ऑफ एट्रिशन के अंदर और इंटरनल इतनी ज़्यादा तबाही कब तक बर्दाश्त कर सकता है? ईरान की तो स्ट्रैटेजी यही है कि हम पेन इन्फ्लिक्ट करें, और इतना पेन इन्फ्लिक्ट करें कि ये इनको खुद ब खुद पीछे हटना पड़े। अब अगर आप लार्जर कॉन्फ्लिक्ट को देखेंगे तो इस वॉर को लोग ओन ही नहीं कर रहे, किसी यूरोप ओन नहीं कर रहा, स्पेन ने, फ्रांस ने, उनमें हम तो हिपोक्रेसी मुस्लिम मुल्कों से कम है, उन्होंने खुल के मुखालफत की। यूएस में नई टर्मिनोलॉजी सामने आ रही है। यूएस कह रहा है कि जी ये तो अमेरिका की वॉर ही नहीं है, ये तो इजराइल की वॉर है फॉट बाय ट्रंप। फिर दो चीजें उन्होंने कहा, दो ट्रैप्स हैं जिसमें फंस गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। एक है एस्केलेशन ट्रैप और एक है सुपर बॉम्ब ट्रैप। एस्केलेशन ट्रैप ये है कि उनके पास के इसके अलावा और ऑप्शन क्या है कि वो मजीद बॉम्बिंग बढ़ा दें और वॉर को एस्केलेट कर दें और फैला दें और उस ज्यादा सख्ती से जवाब दें ईरान का। और इस एस्केलेशन ट्रैप में जब वो जाएंगे तो वो स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप में फंसेंगे कि वो हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी, बॉम्ब वगैरह वगैरह इस्तेमाल करें। ये दोनों ट्रैप्स के तौर पे देखे जा रहे हैं, क्योंकि ना वो एस्केलेशन को सस्टेन कर सकते हैं, ना स्मार्ट बॉम्ब ट्रैप को सस्टेन कर सकते हैं। और अफगानिस्तान पे तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब गिराया था, द लार्जेस्ट बॉम्ब प्रेसिडेंट ट्रंप ने गिराया था, और फिर हाथ जोड़कर बाहर निकले थे अफगानिस्तान से। जो असला छोड़ के गए थे वो हमारे गले पड़ा हुआ है। हमने उस बेस पर हमला करके उस असले को न्यूट्रलाइज किया है। मेरे ख्याल है ये एक तो गेम उससे बड़ी हो गई है कि ये क्या ईरान और अमेरिका और ईरान और इजराइल की जंग है, क्योंकि मेरे ख्याल है कि ईरान हुर्मुज़ ब्लॉक करने की कितनी कैपेसिटी है डॉक्टर साहब? देखिए, कैपेसिटी तो ऑटोमेटिकली बगैर ब्लॉक किए भी ऑपरेशनलाइज हो गई है ना, क्योंकि लोग खौफ से वहां कम्यूट नहीं कर रहे। जो तरसील थी वो तो ऑलरेडी कम हो गई है, तरसील ऑलरेडी डेंजरस हो गई है, फिर पूरा सिक्योरिटी बबल
जो था गल्फ स्टेट्स का, जिसके ऊपर उनकी समझिए मईशत चलती थी, बीइंग अ सेफ हेवन, टूरिस्ट अट्रैक्शन, मनी सेफ्टी, टैक्स फ्री हेवन्स, वो सब उन्होंने 5 दिन में वो सीन बदल दिया है। और मैं एक जुमला कहती हूँ कि दुबई चलो से हम दुबई भागो सिचुएशन बन गई है, विच इज जो गल्फ स्टेट्स के लिए सस्टेनेबल नहीं है। गैस का बंद होना कतर का यूरोप के लिए सस्टेनेबल नहीं। और ये जो इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं और नेवी से गारंटी की बात कर रहे हैं, ये देना अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई पर्सनली थिंक कि मिसकैलकुलेशन, सीरियस मिसकैलकुलेशन हुई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, और उनके पास अब डैमेज कंट्रोल पे जाने का भी रास्ता नहीं है। जब पिछली जंग बंद की थी ना, तो लोगों ने कहा था कि ये पॉज है, पॉज उन्होंने लिया और दोबारा हमला आवर हुए। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह जंग चली नहीं। उन्होंने तकरीबन एक ग्लोबल जिहाद अनलीश कर दिया है। कारगिल और ऐसी जगहों पे प्रोटेस्ट हुई है जहां आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि शिया कम्युनिटी खड़े होकर प्रोटेस्ट करेगी। तो आई थिंक ये इस वक्त जो लोग कहते हैं ना कि राउंड होते हैं जंग में, ये वाला जो पहला राउंड है वो ईरान के पास चला गया है। जी असद, ये कि ईरान मैं डॉक्टर साहब असद से ये आप बहुत अच्छा मेरे से एनर्जी इंटरनेशनल और इकोनॉमिक्स समझते हैं। ये ऑलरेडी जो है 80 के इर्द गिर्द जो है ब्रेंट पे डॉलर बैरल चला गया है, और ये बताया जा रहा है 100 उसको भी क्रॉस कर सकता है। गैस की 70% जो है कीमत बढ़ चुकी है। और जब ये आप प्लांट बंद होते हैं, ये नाज़रीन को भी समझा दीजिएगा, ये फिर छुट्टी पे लोग कर चले जाते हैं और कई दफ़ा शुरू होते हुए काफ़ी अर्सा लग जाता है और ऑलरेडी जो डैमेज हो गया है। अगर ये कोई ऐसी स्टेज ईरान दीवार के साथ लगाया गया और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद ये ऑयल एंड गैस के तबाह हुए, तो ये तो सालों की बात है। इससे जो दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम, एनर्जी का जो निज़ाम है पूरा, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? और ये महीनों की बात है, सालों की बात है? इसकी मईशत का जो है जंग से क्या असर होगा, उससे जरा सा एक स्टेप अगर पीछे हटें तो जरा तनाजुर देख लें कि मईशत की हालात इस वक्त खास तौर पर यूरोप और अमेरिका के अंदर थे क्या जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है। जिस वक्त ये जंग शुरू हो रही थी तो यूरोप जो है वो पिछले कई साल से स्ट्रगल कर रहा है, वहां पे ग्रोथ वापस नहीं आ रही है। इसी तरीके से जापान के अंदर ग्रोथ ना आए हुए अब तो खैर दहाई से ज्यादा गुजर चुका है। और अमेरिका की मईशत जो है वो आहिस्ता 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 सुस्त रफ्तारी की तरफ जा रही है। उनकी अफराते दर जो नीचे लाने का वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन का, जो सबसे बड़ा वादा था कि मैं महंगाई के ऊपर काबू पाऊंगा, वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। बल्कि अभी जो आखिरी अफराते दर के स्टेटिस्टिक्स आए थे, वो जो बाइडन का जो आखिरी महीना था उससे भी जरा से ज्यादा अफराते दर थी पिछले महीने के अंदर। तो शुरू यहां से हो रही थी। अब इसके ऊपर आप देखें कि असरात आ क्या रहे हैं। पहले तो सीधी ऑयल के ऊपर अगर आप आ जाएं तो दुनिया की मईशत जो है उसको अभी तक जो कीमत बढ़ चुकी है, और अभी तो 4 दिन हुए जंग के शुरू हुए, अभी तो शॉर्टेजेस हुए ही नहीं, अभी तो सिर्फ खतरा पैदा हुआ है। सिर्फ उस खतरा पैदा होने से $1 अरब रोजाना का दुनिया की मईशत को इजाफी खर्चा पड़ गया है। इसी तरीके से यूरोप खास तौर के ऊपर जो है वो पहले ही रशियन गैस के ऊपर डिपेंडेंट था, वो उनकी सोर्स बंद हुई, उन्होंने मिडल ईस्ट की तरफ शिफ्ट किया और कतर ने अपनी गैस प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी है। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर यहां से यूरोप की तरफ कतर था। उसके नतीजे में 90%, सिर्फ 2 दिन के अंदर 90% गैस प्राइस का इजाफा हुआ है यूरोप के अंदर। ये है सिर्फ बराह रास्त जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। इसी कॉरिडोर से जो है वो दुनिया की बड़ी मईशतों की चीन से आ रही हैं चीजें दुनिया में जाने के लिए, इंडिया से जा रही हैं दुनिया के अंदर चीजें, और यूरोप और अफ्रीका और अमेरिका की से आ रही हैं चीजें। वो जो सारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुकेगी उसका फिर नॉक ऑन जो इफेक्ट है वो इस पर मजीद आप ऐड करें। फिर जैसे ही अफराते दर बढ़ती है, आपको पता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक्स ने रेट ऑफ डिस्काउंट बढ़ाना है, शरह सूद उन्होंने बढ़ानी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उससे मईशत और नीचे की तरफ जाएगी। तो आप एक ग्लोबल रिसेशन देख रहे हैं। ये सिर्फ 1-2 ममालिक की बात नहीं कर रहे,
आप पूरी दुनिया की आलमी मईशत को रिसेशन में जाता देख रहे हैं अगर ये जंग जो है वो तवालत इख्तियार कर गई। इसलिए मैं फिर वही कहूंगा कि अमेरिका के पास ये कैपेसिटी इस जंग को सस्टेन करने की, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली उनके पास बेतहाशा साजो सामान है, उसमें कोई शक ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सस्टेन करना जो है वो बिल्कुल मुमकिन नहीं। जी डॉक्टर साहब, एक जो अहदाफ अमेरिका के हैं उसमें से एक ये भी था कि ग्लोबल साउथ की इमरजेंस और जो डॉलर की सुप्रीमेसी को बरकरार रखना, ब्रिक्स, एससीओ, जो ये मामला थे। मगर क्या एक तबका कह रहा है कि इससे वो बल्कि जो रूस और चीन को रोकने की कोशिश थी, शायद उसका उल्टा असर पड़े, क्योंकि तेल अगर महंगा होता है, गैस महंगी होती है, तो रूस को, वो एक दूसरे नंबर का बड़ा एक्सपोर्टर है, उनको फ़ायदा होता है। और चीन रिलेटिवली, क्योंकि उनके यहाँ ग्रीन एनर्जी भी बड़ी ज़्यादा है, रूस से भी बॉर्डर मिलता है, यूरोप के मुकाबले में उनकी सस्टेनेंस जो है बाकी मुल्कों के कईयों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये इसके बाद की दुनिया, जो भी इसका हल निकलता है खलीज के लिए या फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या फ्यूचर देखती हैं आप? मेरा तो ख्याल है कि उनका ऑलरेडी प्रोएक्टिव रोल है। जो कॉन्फिडेंस आपको नजर आता है ईरान की तरफ से टू काउंटर दिस, इसमें जाहिर है ईरान की रेजिलियंस भी शामिल है, लेकिन पीछे सपोर्ट है। और वो सपोर्ट इसलिए है कि ईरान ने तवातुर के साथ रूस की सपोर्ट की है यूक्रेन वॉर में, और रूस ने उसके हवाले से बिल्कुल अब खुल के स्टेटमेंट्स दिए हैं। चाइना का भी स्टेटमेंट आया है कि हम ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं होने देंगे, और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की इस्तेमाल की इजाजत ईरान चाइना को देने को तैयार है और दूसरों को रोक रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जो शवबंदियों की बात हो रही है ना, वो शवबंदियां तो वापस हो गई हैं। और एक और अहम डेवलपमेंट है जिसको शायद हम उस तरह से नहीं देख रहे, और वो है कि जो आज श्रीलंकन वाटर्स में उन्होंने जिस शिप को राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज था उसको अमेरिकन ने सिंक किया है। इसका मतलब है कि जो वेस्टर्न ओशन है वो वॉर जोन बन गया। जितने भी पंडित थे ना जी इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो एक बात बड़ी खुल के कहते थे, प्रिडिक्टिव एनालिसिस ये था कि तीसरी जंग अजीम जो है वो सी लेन्स पर लड़ी जाएगी। इस वक्त आप सूरत हाल देखिए, इब्राहिम लिंकन इज एन एक्टिव वॉर जोन, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज चोक पॉइंट जो है उसको बंद करने की धमकी है, और वेस्टर्न ओशन पे जो डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं है उन्होंने एक शिप को सिंक किया है। तो ये जो हम बात करते हैं ना कि लॉज ऑफ द सीज है, लॉ ऑफ द लैंड तो वायलेट था, लेकिन जब लॉज ऑफ द सीज वायलेट होते हैं तो दुनिया रुक जाती है, क्योंकि वहां पे तो हमेशा राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज होता है। तो मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ ये कि जंग फैल रही है, बल्कि इस तौर फैल रही है और इतने मुल्क इम्पैक्ट हो रहे हैं कि या तो अमेरिका पीछे हटेगा या रिटेलिएशन एक्टिव आएगा। और फिर मेरा ख्याल है कि जो हम हर दफा कहते थे कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, वो शायद कुछ रियलिटी का एलिमेंट वहां नजर आता है। ये प्रोफेसर जियांग ज़िकिन हैं। चीनी प्रेडिक्टिव हिस्ट्री एक फील्ड होती है जिसके अंदर आप प्रिडिक्ट करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी 2 साल पहले प्रिडिक्शन दी थी कि ट्रंप जीतेंगे इलेक्शन, उसके बाद ईरान पे हमला करेंगे, फिर उन्होंने ये भी कहा था वो बुरी तरीके से हारेंगे। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके हारने के नतीजे में, इस जंग के, क्या दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर नतीजा निकलेगा? तो ना तो ये वो खलीज रहेगा जो कि सिक्योरिटी और अमन की एक गहवारा था, और ना ही ये इनके बकौल ये वर्ल्ड ऑर्डर ये वाला दोबारा ऐसा रहेगा। क्या कहेंगे? देखिए, वो मुल्क दुनिया जाई उस तरफ रही है, और मेरे ख्याल में ये अगर सबसे क्लियरली किसी को नजर आ रहा है तो वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक्सेलरेट कर दी है अपनी जो वो एक्सपेंशनिज्म करना चाहते हैं। जिस तरीके से ब्रूटली उन्होंने पहले गजा के अंदर 65 से 70 हजार लोगों को शहीद कर दिया, 20,000 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए, और उसके साथ साथ गजा की तो बहुत बात हो रही थी, जो उसके साथ साथ चल रहा था वो वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते चले जा रहे थे। अब उन्होंने कानून के अंदर भी तब्दीली कर दी है, वो वेस्ट बैंक पे कब्जा करने जा रहे हैं।
इधर ईरान के साथ जंग चल रही है और इस जंग के दौरान ही पिछले 3 दिन के अंदर उन्होंने लेबनान का मजीद हिस्सा भी जो है वो कब्जे के अंदर ले लिया है। वो सीरिया के ऊपर बॉम्बिंग कर चुके हैं, वो यमन के ऊपर कर चुके हैं। तो वो जो इजराइल की एकदम से आपको नजर आता है, लोग कहते हैं ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको नजर आ रहा है कि आखिरी वक्त है और जो मगरिब की हेजमनी पिछले 400 साल से चल रही थी उसका सूरज गुरूब हो रहा है और उसको कोई रोक नहीं सकता। चाइना की इमरजेंस हो गई है, इधर से इंडिया इमर्ज कर रहा है, ग्लोबल साउथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता चला जा रहा है। रिलेटिव डिक्लाइन वेस्ट का होना ही होना है। जितनी मर्जी मार्को रूबियो जाके यूरोपियन कंट्रीज को लेक्चर दे दें कि देखो, खुल के वो कह रहा है कि यार देखो, हम जो गोरे लोग थे, हमने सदियों जो है वो दुनिया के ऊपर जो है अपना ताकत से मुसल्लत किया और अब हम कमजोर क्यों हो गए? भाई आप कमजोर इसलिए हो गए कि दूसरे ताकतवर हो गए। अब आप ताकत के इस्तेमाल से, इन्होंने चाइना और रशिया को तो क्या संभालना है, इनसे ईरान नहीं संभाला जाएगा। और जहां तक ये जो इमरजेंस है ना, ये सिर्फ एक्सेलरेट होगा। ये नहीं है कि ये नहीं होता अगर ये जंग नहीं होती, लेकिन इस जंग में उस तरफ, उस सिम दुनिया के जाने के जहां मगरिब का रिलेटिव डिक्लाइन होना है और इमरजेंस होनी है एशिया की, उसके अंदर मजीद तेजी आएगी। सिर्फ एक चीज इसका हमने ख्याल करना है, जो मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ये ना हो कि इजराइल अपने एक्शन से मुसलमानों के अंदर, इस खित्ते के अंदर तफरका डालने में कामयाब हो। हमने किसी सूरत के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज की आपस के अंदर जो रिलेशनशिप है उसको इफेक्ट नहीं होने देना। ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए सबके पास। ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है। अगर ईरान के खिलाफ खुदा न खास्ता कामयाब होता है इजराइल, अमेरिका की मदद से वो वहां पे कामयाबी हासिल करते हैं, उसके बाद एक एक करके सबकी बारी आनी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त तमाम खित्ते के मुस्लिम ममालिक जो हैं, और खास तौर पे टर्की इन्फ्लुएंशियल है, पाकिस्तान इन्फ्लुएंशियल है, सऊदी अरेबिया इन्फ्लुएंशियल है, बिल्कुल क्लोजली आपस में अलाइन करके और ईरान को कॉन्फिडेंस में लेके एक्शंस लेने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये पिछली जो 12 डे वॉर हुई थी पिछले साल, उसके बाद उस वक्त जो है डिप्लीशन जो है वो इंटरसेप्टर्स की हो गई थी, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल को जो है घुटने टेक के सुलह करनी पड़ी थी। इस दफ़ा 100 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट्स आ रही हैं ओपनली, राइटर्स की, CNN की, कि इंटरसेप्टर्स बड़े शॉर्टेज उनकी पूरे खित्ते में जो है अमेरिका और इसराइल के बढ़ गई है। इसराइल की सस्टेनेबिलिटी, ये जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं, इस दफ़ा परसेंटेज बताया जा रहा है ज़्यादा है जो हिट कर रहे हैं। कितनी सस्टेनेंस की उनकी कैपेसिटी है इसराइल की? देखिए, अगर हम आम फहम बात करें ना, तो हजारों में है बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान फेंकता है, और लाखों में है वो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जिससे उसे रोका जाता है। उसके बाद जब वो 12 दिन की वॉर हुई, और उससे पहले भी ईरान ने अपनी दिफाई कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि जब से ईरान की एक ही स्ट्रैटेजी थी। ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो जंग को अपनी दहलीज से दूर रखता था, और उसने एक प्रॉक्सी नेटवर्क खड़ा किया हुआ था मिडिल ईस्ट में, जिसके हाथों बहुत सारी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी परेशान थी, इंक्लूडिंग बहरीन, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। लेकिन जंग ईरान की दहलीज से दूर रहती थी। जब उसकी डिस्ट्रक्शन इजराइल ने शुरू की सीरिया से, और फिर जाहिर है हिजबुल्लाह और हमास और हूतीज और सब, तो ईरान ने तब से अपना बिल्डअप शुरू किया था। और मैं आपसे ये भी गुजारिश कर दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जितनी दफा भी कह दें कि ईरान से इस जंग में चाइना और रशिया इररेलेवेंट हैं, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि चाइना और रशिया उनको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनको बिल्डअप भी कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो पूरा रीजनल आर्किटेक्चर है, ईरान उसका पिलर है। ये जो ग्लोबल साउथ की पूरी ग्रोथ है वो इस जंग से पलट सकती है, चाइना का पूरा राइज पलट सकता है। तो कैसे चाइना जो है वो खामोश तमाशाई बन के इसको देखता रहेगा? हाँ, चाइना ओपन पिच पर आके नहीं खेलता, और रशिया के पास तो बड़ा ही आसान तुरुप का इक्का है जी। जब उसको इनको तंग करना होता है, वो यूक्रेन पे इतना प्रेशर बढ़ाएगा कि यूरोप घुटने टेकेगा। और इसीलिए आप देखिए कि यूरोप ओनरशिप नहीं ले रहा है इस वॉर की।
इस वॉर का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वॉर की ओनरशिप मौजूद ही नहीं है। इन्होंने कुछ दिनों पहले ये कोशिश भी की थी कि दिस बिकम्स अ वॉर बिटवीन द गल्फ स्टेट्स एंड ईरान, और वो भी पाकिस्तान ने भी थोड़ी सी सफारतकारी की है वहां। आपस में भी इन्होंने डायरेक्ट फोन कॉल्स किए हैं ईरान में और उसको रोकने की कोशिश की है। और जो सबसे कमजोरी का पॉइंट है इस पूरी सूरत हाल में, बिलखुसूस ईरान के लिए, वो है मुसाद की पेनिट्रेशन इन द रैंक्स एंड फाइल्स ऑफ ईरान। उसको वो पूरी तौर पे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, और वो मेरा ख्याल है जो उसे कहते हैं ना कि ईरान की कमजोरी है सबसे बड़ी इस वक्त, वो मुसाद। खामनाई की शहादत के अंदर ये लैप्स नजर आया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने का। ये वक्फा लेना चाह रही हैं, वापस आएंगे तो असद उमर से पाकिस्तान के ऊपर, इकॉनमी के ऊपर असरात और यहाँ के कुछ सियासी हालात भी डिस्कस करना चाहेंगे। जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर साहब। जी, मैं असद, जो ये तो चल रहा है हमारे यहाँ इस वक्त सूली तौर पे हल्की फुल्की तो आज थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आई है, पर जितना बड़ा ये दुनिया भर के अंदर एक क्राइसिस आ रहा है और ये प्रोलॉन्ग्ड लग रहा है, और हमारा जैसा मुल्क जो कि बड़ा ही वल्नरेबल है, पहले ही बड़े बुरे हालात थे कि यूएई ने हमारा जो है $2 बिलियन का रोल ओवर इंश्योर नहीं किया था। अब जो सूरत हाल है कि पेट्रोल जो है ऑलरेडी 83 पे ब्रेंट पे चला गया और 100 पे भी जा सकता है। फिर जो है गैस LNG हमारी भी बंद हो गई है। उसके बाद फिर हमारी जो है $4 बिलियन की जो कमोडिटी इंपोर्ट है। फिर सबसे बड़ा ये खलीज के ममालिक से हमारे रेमिटेंसेस हमारी लाइफ लाइन है, और लोग ना सिर्फ के मज़ीद जाना बंद हो जाएंगे, काफ़ी वापस भी आएंगे। तो और यूरोप की मंडियां उनको अपनी, जिस तरह अभी बता रहे थे कि अमेरिका को और यूरोप पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है, तो हमारी क्या सिचुएशन है इस ओवरऑल सिनारियो में? बहुत बहुत ज्यादा शदीद खतरा है पाकिस्तान की मईशत को। जाहिर है कि अमेरिका और यूरोप के कह रहे थे कि उनकी मईशत के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल ही, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टीटरिंग ऑन द ब्रिंक, बुरे हालात हैं। एक्सपोर्ट्स आज से हो नहीं रही। अभी भी पिछले महीने के भी जो आए हैं वो पिछले साल से भी बरामदात कम हो गई है, बल्कि 4 साल पहले जितनी थी उससे भी कम हो गई है। उसकी वजह से 9% फरवरी के अंदर एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई है। दरामदात बढ़ती चली जा रही है, खसारा बढ़ रहा है। तो जाहिर है कि एक दबाव की कैफियत आपके पास पहले से थी। उस सूरत हाल के अंदर हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर भी इसका मनफी असर पड़ेगा। हमारी इंपोर्ट्स में से सबसे बड़ी इंपोर्ट जो होती है वो ऑयल और गैस की होती है। सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है हमारी इंपोर्ट में वो होता है, और जाहिर है जिस कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है तो वो हमारी इंपोर्ट का बिल तो भी बढ़ने वाला है। तो एक्सपोर्ट्स नीचे जाने वाली हैं, मजीद पहले ही गिर रही थी, अब और मजीद गिरेंगी, और इंपोर्ट जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आपका खतरनाक हद तक खसारा बढ़ जाएगा। जो जिसकी वजह से हमारा गुजारा हो रहा है वो रेमिटेंसेस हैं, और रेमिटेंसेस भी जैसे आपने सही कहा कि इस वक्त बराह रास्त वो ममालिक जहां से एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन आप समझ लें कि निस्फ हिस्सा हमारी जो रेमिटेंसेस तरसीलात जो आती हैं वो मशरिक़ वस्ता से आता है, और वो ममालिक जो है वो बराह रास्त इस जंग से असरअंदाज हो रहे हैं, उनकी मईशत इस जंग से असरअंदाज हो रही है। तो बेतहाशा खतरात पैदा होते हैं हमारे, और इसलिए बिल्कुल जिस तरीके से कोविड आया था तो आपको एकदम से एक इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग मोड के अंदर जाना पड़ा था, स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया उसे डील करने के लिए। इसी तरीके की फौरी हमें रिएक्शंस की जरूरत है। और मुझे अगर आप इजाजत दें कि ये तो मईशत के हालात है, लेकिन जो सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी इस वक्त पाकिस्तान की है, देखें इस वक्त आपका बॉर्डर अफगानिस्तान वाला अभी भी हॉट है। आपकी अफगानिस्तान के साथ तकरीबन एक अनडिक्लेयर्ड जंग चल रही है। दूसरे आपके जो पड़ोसी हैं उसके साथ जो है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने वहां पर हमला किया हुआ है। भारत जो तीसरा आपका नेबर है वो इजराइल, आपको पता ना कि जाहिर है आपने भी देखा था कि मोदी जो है उनके इजराइल से वापसी के एक दिन के बाद तो ईरान के ऊपर हमला हुआ है। तो और वहां पे जिन्होंने कहा कि जी हमसे ज्यादा तो करीबी साथी कोई नहीं है।
शदीद खतरात के अंदर घिरा हुआ है पाकिस्तान, लेकिन मईशत से ज्यादा और सिक्योरिटी के कंसर्न से ज्यादा जिस वजह से हमें इस वक्त खतरा है वो अंदरूनी खलफशार है, जो हमारा सियासी बहरान है। खुदा का वास्ता अभी भी अपनी जात से ऊपर बढ़ के देखें, इमरान खान के साथ जाके बैठें, उनसे बातचीत करें और एक नेशनल कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें और पाकिस्तान की सियासत को एक नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएं। इन लोगों को जो जेलों में डाला हुआ है वहां से बाहर निकालें, अपनी बदले जो है वो बाद फिलहाल तो कम से कम रोक दें जब तक मुल्क के ऊपर ये इतना बड़ा खतरा इस वक्त हमारे सर पे मंडला रहा है। मैं बिल्कुल इसके ऊपर भी आ रहा हूँ कि जो इन्होंने एक ब्रीफिंग इन कैमरा दी और फिर वो पीटीआई वालों पर इल्ज़ाम धर रहे हैं कि जी देखिए वो नहीं आए। ये बिल्कुल इस पर बात सियासत के ऊपर मैं अंदरूनी खलफशार पे करना चाहता हूँ कि हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है, मगर मैं अभी थोड़ा सा इकॉनमी पे और कि हमारा ये जो एनर्जी के ऊपर ख़ास तौर पे है कि वो कोविड का आपने जिक्र किया, वो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उस वक्त आपने बहुत अच्छा इसकी प्लानिंग करके बनिस्बत कई मुल्कों के मुकाबले में, इवन इंडिया के मुकाबले में, हमने भी फेयर्ड क्वाइट वेल, बेटर देन मैनी अदर्स। तो यहाँ वो इमरजेंसी मुझे नज़र नहीं आ रही। आज उन्होंने बड़े हंस के कह दिया कोई ऐसी बात नहीं है, 28 दिन का हमारे पास तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है, LNG 15 दिन की मौजूद है और ख़ाम तेल 10 रोज़ का मौजूद है। ये जब तेल की कीमत जो है मुझे बताया जा रहा है कि $10 जब बढ़ता है तेल तो हमें $2 बिलियन का खर्चा पड़ता है। तो ये आइंदा आने वाले में कितने का पेट्रोल हो जाएगा और गैस के लिए ना आवाम को क्या तैयारी करनी पड़ेगी जब LNG नहीं आएगी और LPG भी रुक जाएगी, सिलेंडर्स भी बंद हो जाएंगे, तो क्या आवाम को क्या तैयार रहना चाहिए? लेकिन में कीमत बढ़ने का तो जाहिर है कि उसमें तो कोई शक ही नहीं है। कीमतें सारी दुनिया के अंदर बढ़ेंगी, पाकिस्तान के अंदर बढ़नी शुरू हो गई हैं। अभी आपने आखिरी देखा 1 तारीख को जो है कीमत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है और मजीद उसके बाद आगे इजाफा होगा। उसके लिए तो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अगर आपने बर वक्त फैसले ना किए और ऑल्टरनेट्स अरेंज ना किए तो हो सकता है कि आपके पास शॉर्टेजेस भी होना शुरू हो जाएं और जो वो अनऑफिशियल फिर ब्लैक मार्केटिंग जो शुरू होती है, फिर जो कीमत होती है उसका तो खैर आप हिसाब ही आप भूल जाए। ये कहना कि 28 दिन के लिए हमारे पास काफी है, हाँ सऊदी अरेबिया से जहाज चलता है वो 7 दिन के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाता है, लेकिन भाई अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ होगा तो पहले बात तो आपने ऑल्टरनेट एग्रीमेंट साइन करने, ऑल्टरनेट ट्रांजैक्शंस बुक करनी है, फिर उसने ऊपर से रेड सी से घूम के उसने आना है। तो 28 दिन का मतलब है खतरे की घंटियां कि अगर आपने फौरी तौर के ऊपर अपने फैसले करने शुरू नहीं किए तो 28 दिन के बाद आपके पास शॉर्टेजेस होनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो कीमत तो बढ़ना बिल्कुल है ही, होना ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उसके लिए सच्ची बात है हुकूमत कुछ कर भी नहीं सकती, सारी दुनिया की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी बढ़ेंगी। लेकिन कम से कम बर वक्त अगर फैसले कर लें तो शॉर्टेजेस से बचाया जा सकता है। फिर भी आपको स्पेशली गैस की कुछ ना कुछ राशनिंग जरूर करनी पड़ेगी, जो लो प्रायोरिटी की चीजें हैं। LNG और LPG की इंपोर्ट तो बिल्कुल बंद हो जाएगी, महदूद हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गैस की। तो क्या लोग जो है लकड़ियां और कोयला इकट्ठा करना शुरू कर दें? नहीं जी, उसके अंदर देखें आपके पास जो चॉइसेस है ना, आप ऑल्टरनेट अगर अरेंज करना चाहते हैं, CNG के अंदर जो गैस जारी है उसका ऑल्टरनेट जाहिर है पेट्रोल का अवेलेबल है। इसी तरीके से पावर जनरेशन के लिए आप रैंप अप कर सकते हैं, जो कोल बेस्ड आपकी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। जो फर्नेस ऑयल आप खुद प्रोड्यूस करते हैं और आपको पता है कि हम सरप्लस हो जाते हैं तो फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही एक्सपोर्ट के लिए वो जा नहीं सकेगा, तो आप फर्नेस ऑयल पे महंगी होगी बिजली, लेकिन कम से कम आप बिजली बना सकते हैं। तो पावर जनरेशन के अंदर आप गैस बचा सकते हैं। इसी तरीके से डोमेस्टिक राशनिंग जिस तरीके से रमजान में की जाती है, हो सकता है कि उसको करने की भी जरूरत पड़े। लेकिन ऑल्टरनेट्स अगर आप बर वक्त फैसले करेंगे ना तो शायद इतनी ज्यादा शॉर्टेज आपके लिए ना हो, बिकॉज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो इस वक्त है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर नहीं, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर एनर्जी का तो इस वक्त अमेरिका है। और अमेरिका गैस भी एक्सपोर्ट कर रहा है और ऑयल भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी शदीद ख्वाहिश भी है कि अब उनसे गैस भी खरीदें और ऑयल भी खरीदें। तो ऑल्टरनेट्स के लिए आपको फौरी फैसले करने पड़ेंगे। अगर आपने देर की
तो फिर यही होगा जिस तरह उस वक्त सारी दुनिया जो है वैक्सीन के लिए भाग रही थी, अगर आपने बर वक्त फैसले ना किए तो पता चला आपको वैक्सीन ही नहीं मिली। तो इसी तरीके से बर वक्त फैसले किए थे तो हमारे पास वैक्सीन आई थी, इसी तरीके से बर वक्त फैसले करें और ऑल्टरनेट्स अरेंज करें। वैसे दुआ देनी चाहिए कि खुदा शुक्र है जिसको सोलर की ये दबाने की कोशिश कर रहे थे, सोलर मौजूद है तो एक अल्टरनेट वो जो है सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूल ये इनके पास मौजूद है। मगर मैं सियासत के ऊपर अब आना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है हमारे लाइफ टाइम में इतना बड़ी तब्दीली दुनिया में और ख़ित्ते में आई होगी, और ख़ास तौर पे हम स्वाय चीन के हमारे तमाम तीनों बॉर्डर्स जो हैं वो अब हॉट बॉर्डर्स बन गए हुए हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जंग ही है और जिस तरह अभी आपने कहा भारत के साथ भी जो है वो अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, टली है। तो ऐसे में हाउस एंड ऑर्डर जो है सिर्फ ये कह देना कि बस दुश्मनी ख़त्म करें, मगर मुझे कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से उम्मीद नहीं या कोई ऐसा जेस्चर भी नहीं नज़र आ रहा सिवाय इसके कि जी हम ये ब्रीफिंग देंगे आप भी आ जाएं। आपको कोई उम्मीद नज़र आती है? नहीं, कोई आसार नहीं नजर आते। अभी देखे ना तहरीक इंसाफ वालों ने डिमांड क्या की थी, उन्होंने सिर्फ डिमांड ये की थी कि जो अदालत ने फैसले किए हुए हैं इमरान खान को एक्सेस देने के लिए और उनके मुलाकात कराने के लिए, सिर्फ अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद करा दें। मतलब अगर आप ये भी करने को तैयार नहीं है, मैं जरा सा हमें थोड़ा सा टाइम लूं ताकि जो लोग घर पे बैठे हुए उनको पता हो कि हम किस खतरे की बात कर रहे हैं। देखें, इस वक्त आप जितने भी आलमी तज्जिए सुन लें तो उसके अंदर एक ग्रेटर इजराइल के प्लान की अब तो खुल के बात होनी शुरू होगी ना, उसके तो मैप्स और बॉर्डर भी डिस्कस होने शुरू हो गए हैं। तो हमारे ऊपर तो प्रेजेंट एंड रियल डेंजर जो है ना हमारे सर पे मौजूद है इस वक्त। खतरा जो है ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ऑपरेशन सिंदूर को हम होल्ड कर रहे हैं, खत्म नहीं हुआ, तो किसी वक्त भी जो है वो हम ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू कर सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने बड़ा जबरदस्त भरपूर टिका के जवाब दिया था भारत को। लेकिन फॉल्ट लाइन क्या है, देखें जो हम पहले बात कर रहे थे, क्यों इराक बैठ गया और क्यों ईरान नहीं बैठ रहा? क्योंकि इराक जो है वो आपस में मुंतशिर था, एक शख्स का कंट्रोल था, अवाम का उसके अंदर कोई शराकतदारी नहीं थी, इसलिए वो इतनी आसानी से बैठ गया। आप अंदरून तौर पे अगर हम अपने आप को मजबूत कर लें, अगर हम ये जो सियासी बहरान जिसके साथ गुजर रहे हैं कि सबसे मकबूल लीडर जेल के अंदर है, सबसे बड़ी सियासी पार्टी को दीवार के साथ लगाया हुआ है, अगर हम यहां से निकल आए और हमारा अंदर का खलफशार खत्म हो जाए, मुझे यकीन है कि तमाम खतरात के बावजूद हम ये कैपेसिटी रखते हैं कि हम अपना दिफा भी कर सकें और टिका के जवाब भी दे सकें। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने हमें वक्त दिया और यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।